अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मैथ्स क्राफ्ट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 है ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पे। एक है आपके पास HCF और दूसरी चीज़ है आपके पास LCM। अभी फ़िलहाल हम HCF की बात करते हैं। HCF बेसिकली क्या होता है? HCF का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही। अगर मैं HCF की फुल फॉर्म लिखूँ तो HCF की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट, ये हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, पहले हमारे पास डिफरेंस सिर्फ ये होता था कि पहले हमारे पास नंबर्स गिवन होते थे किसी भी तरीके के, उन नंबर्स को हम सॉल्व कर देते, उनके फैक्टर्स बता देते। अब हमारे पास जो चेंजिंग है ना, वो चेंजिंग ये है कि हमारे पास अब नंबर्स गिवन नहीं होंगे, बल्कि अब हमारे पास एक पूरी एक्सप्रेशन गिवन होगी, एक पूरी इक्वेशन गिवन होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अलग अलग आपके पास इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस का आपने क्या करना है? HCF निकालना है। तो जब हमारे पास इक्वेशंस आ जाती है ना, तो उस वक्त हमारे पास HCF का फॉर्मूला हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, सही। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन भी होगी ना, तो हम उसे उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। और फैक्टर्स में ब्रेक करना हम चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपने HCF निकालना है या आपने LCM भी निकालना है ना, तो उसके लिए भी आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी ना, आपने उसको उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने जब HCF निकालना है तो HCF का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले फैक्टर्स पता होंगे तभी हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा, इक्वेशंस जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका तो हम जो है वो फैक्टर निकाल सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड भी तो आप, लेकिन आपके पास जो नंबर्स है ना, उन नंबर्स के फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली उसके LCM लेना पड़ता है। हमने यहाँ पे LCM ले लिया, सही। अच्छा, 72 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या है? अब इन वैल्यू को, जो भी आपके पास इक्वेशन है ना, आप इनको इनके फैक्टर्स में ब्रेक कर दें अलग अलग। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 72 x की पावर 4, y की पावर 5 और z की पावर 2। अब 72 की जगह पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही। अच्छा, x की पावर 4 का मतलब है कि x आपके पास कितने टाइम्स है? 1 2 3 एंड देन 4। इसके बाद y की पावर 5 है, यानी y कितने टाइम्स है आपके पास? 1 2 3 4 एंड देन 5। z की पावर 2, इट मीन z कितने टाइम्स है आपके पास? 2 टाइम्स है, सही। ये हमने इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब आपके पास क्या है? 120 x की पावर 3 यानी x क्यूब, y की पावर 6, z की पावर 8। 120 का भी मैंने यहाँ पे LCM निकाल लिया। 120 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिखेंगे। क्या है उसके फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सही। और यहाँ पे x क्यूब का मतलब है कि x आपके पास कितने टाइम्स है? 1 2 3। देन y की पावर 6, 1 2 3। यहाँ पे मैंने y की पावर 6 को भी ओपन कर लिया। लास्ट में आपके पास क्या बचा? z की पावर 8, 1 2 3। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है या नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, आपने उसको उसके ब्रेक कर देना है उसके फैक्टर्स में। अब मैंने भी यहाँ पे क्या करा है, मैंने हर टर्म को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, यानी ओपन करके लिख दिया। अब आपने यहाँ पे निकालना है HCF। तो सबसे पहले आप HCF का फॉर्मूला लिखोगे कि भाई HCF का फॉर्मूला क्या होता है? HCF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ दी कॉमन फैक्टर। ये हमने यहाँ पे HCF का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स दोनों में कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी एक 2 मौजूद है, यहाँ पे भी एक 2 मौजूद है, सही। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया? एक 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है और ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन, तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक 3 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एक 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी दोनों में कॉमन है। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 टाइम आ जाएगा। अब लास्ट में देखें, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, यानी ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये भी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x कितने x है? x की पावर 3
और यहाँ पे कितने x है, x की पावर 4। इसका मतलब x की पावर 3 यानी 3x आपके पास हर टर्म में कॉमन है, हमने उसे कॉमन ले लिया। सही। अब आप यहाँ पे देखिए y की पावर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे y की पावर क्या है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आपके पास मिनिमम 5y दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पे कितने z थे, 2, और यहाँ पे कितने z थे 1 2 3 4 5 6 7 8। मिनिमम दोनों में कितने z कॉमन है 1 2। सही। सिंपली आपने क्या करना है, जितना आपके पास कॉमन आ रहा है ना वो आपने लिख लेना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। सही। यहाँ पे x की पावर 1 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 3, y की पावर 1 2 3 4 5 और z की पावर क्या आ जाएगा 2। सही। या फिर और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नहीं आएगा, इस तरह लिखोगे आप 24x³ y की पावर 5 z²। ये हो गया क्या आपका सिंपली HCF। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ना इन तमाम तीनों नंबर्स के ना एलसीएम ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे 18 का एलसीएम ये रहा, 120 के फैक्टर्स ये रहा और 210 के फैक्टर्स 2 3 5 और 7 ये रहा। अब आपने सिंपली क्या करना है, हर जो भी आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है ना उसकी जगह पे उसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले 18 r की पावर 3 s की पावर 4 t की पावर 5 किसके बराबर होगा, 18 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। r की पावर 3 का मतलब 1 2 3। देन s की पावर 4 का मतलब s कितने टाइम्स आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे t की पावर 5 का मतलब t आपके पास आ जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स आ जाएगा t। देन आपके पास क्या लिखा हुआ है 120 r की पावर 4 s³ t की पावर 8। 120 की जगह पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या फैक्टर्स हैं उसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन r की पावर 4 इट मीन्स r आपके पास कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4। देन s³ इट मीन्स s भी आपके पास कितने टाइम्स आ जाएगा 3 टाइम्स एंड लास्ट में t आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सही। अच्छा, अब लास्ट क्या है आपके पास 210 r की पावर 7 s की पावर 7 और t की पावर 3। अच्छा, 210 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिख देते हैं, क्या क्या है उसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देन r आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स, s भी 7 टाइम्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपके पास t आ जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स। सही। अच्छा, एक दफा आपने तमाम वैल्यूज को उनके फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने HCF का फॉर्मूला लिखना है। HCF का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी कॉमन फैक्टर। सही। अब आप क्या करें, इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन है ना उनके प्रोडक्ट्स निकालिए। वन बाय वन नंबर्स में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मौजूद है, यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये 2 तो आपके पास एक सब में कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे 3 ये रहा और यहाँ पे 3 एक ये रहा। सही। ये वाला 3 भी क्या आ गया कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पे 3 है लेकिन एक 3 हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं और कोई 3 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। सेम एज इट इज इन दोनों में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है इन दोनों में 7 है। इसका मतलब नंबर्स में इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप क्या करें, वेरिएबल्स की तरफ आ जाए। अच्छा, वेरिएबल्स को ना आप इस तरह ओपन करने के बजाय डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वो डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप सिंपली ना इसी में देख लें, r की पावर क्यूब है, यहाँ पे r की पावर 4 और यहाँ पे r की पावर 7। इसका मतलब मिनिमम तीनों में कितने r कॉमन है, r की पावर 3, यहाँ पे s की पावर 4 है, s की पावर 3 और s की पावर 7। मिनिमम तीनों में आपके पास कितने s कॉमन है, s की पावर 3। सही। यहाँ पे मिनिमम इतने s हर एक में मौजूद है। देन आपके पास t देखिए, t की पावर 5, t की पावर 8 और लास्ट में ये t की पावर 3। तो मिनिमम t की पावर 3 हर एक में कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, t की पावर 3 यानी t³। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे r³ s³ और लास्ट में t³। ये आ गया हमारा HCF।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक आपके पास अलग एक्सप्रेशन गिवन है और ये भी एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों को पहले फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब फैक्टर्स में ब्रेक करने के हम सारे मेथड जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला ओपन या क्लोज नहीं हो रहा, सही है। तो सिंपली 3 टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक करने का क्या स्टेप होता है, अगर हम पहली वाले इक्वेशन को देखें तो हम क्या करते हैं, पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली टर्म से। एक्स स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18x² प्लस माइनस माइनस। ये जो साइन आता है ना, ये साइन आपको बताता है कि जो मिड वैल्यू ब्रेक करनी है वो प्लस करके करनी है या माइनस करके करनी है। अच्छा, हमारे पास जो साइन आया है माइनस आया है, इसका मतलब जो हमें एक नंबर को ब्रेक करना है ना, वो माइनस करके ब्रेक करना है। अब किस तरह ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि माइनस करने के बाद ये मिड वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर है। तो हमारे पास सिर्फ जो दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, जिनको माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। x² माइनस 3x माइनस 18 एज इट इज लिख लिया। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे दो नंबर जिनको हम माइनस करें तो 3 और मल्टीप्लाई करें तो 18 है। तो ऐसे दो नंबर्स हैं आपके पास 6x और 3x। कैसे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 6 3 से क्या आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना होता है मिड वैल्यू को ब्रेक करने के बाद उसके साइन की, सही। हमें माइनस करना है, माइनस दो तरीके से होता है, या तो प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस होगा। तो आपने क्या करना होता है कि भाई हम प्लस माइनस करें या माइनस प्लस करें, सिंपल आपने पहले ही देखना है कि मिड वैल्यू के साथ क्या साइन था, माइनस साइन था ना। तो इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें आपने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। अब मेरे पास यहाँ पे 6 और 3 में 6 बड़ी वैल्यू है, तो हमेशा जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी आपने उसके साथ साइन लगाना होता है मिड वैल्यू। यहाँ पे माइनस था, मिड ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया, सही। अब क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लगा चुके हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, ताकि माइनस प्लस माइनस हो। 6 में से 3 माइनस करें 6 हो जाए, साइन ग्रेटर वैल्यू, लास्ट में माइनस का 18 एज इट इज आ गया। मिड वैल्यू ब्रेक करने के बाद आप कॉमन लेते हो स्टार्ट की 2 टर्म्स में से और लास्ट की 2 टर्म्स में से। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। x² में से x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, सिर्फ x, और माइनस 6 में x में से सिर्फ x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 6। इन दोनों में 3 और 18 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3x में से 3 कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा। 18 में से 3 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, 6। अब जो आपके पास सेम ब्रैकेट है अगेन उसे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, प्लस 3, सही। हमने इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें भी आपने वही करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, x² को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x²। अच्छा, और साइन को करेंगे प्लस प्लस प्लस। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो मिड वैल्यू आए, और मिड वैल्यू क्या है, 5, सही। और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या हैं, 3 और 2। 3 और 2 को आप प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिंपली हमने क्या करा, x²। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आया था, हमें प्लस ही करना है। प्लस दो तरीके से होता है, या तो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो जो दो नंबर्स आपके पास हैं 3x और 2x, सही। मिड वैल्यू के साथ प्लस साइन है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस आएगा और यहाँ पे भी फिर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, ताकि प्लस 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 हो जाए। 3 + 2 5 भी हो जाए और 3 2 6 भी हो जाए। देन इसके बाद कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बच जाएगा, सिर्फ x प्लस 3। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 3। अगेन बता रही हूँ, कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कि 6 में से आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, बल्कि आपने इसका टेबल पढ़ना होता है। तो आप 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 का टेबल इतना टाइम्स आपने पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अगेन आपने क्या करना है, जो सेम ब्रैकेट था उसे एक दफ़ा लिख दीजिए, क्या था, x प्लस 3, आप उसे कॉमन ले लीजिए। जब x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 2। आपने दोनों इक्वेशंस को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने HCF निकालना है। HCF का फॉर्मूला लिखेंगे, भाई HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ दी कॉमन फैक्टर। ऊपर मैंने लिख दिया था, मैं यहाँ नहीं लिख रही। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, तो यहीं पे हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप पहली वाली टर्म देखें ना तो दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन और वेरिएबल पे स्क्वायर है। नंबर को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 3 का और 9 स्क्वायर होता है, सॉरी 4 स्क्वायर होता है 2 का और 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो आप यहाँ पे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो टर्म्स हो बीच में माइनस का साइन और आप अगर वेरिएबल्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे हमेशा फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला तो क्लोज नहीं हो रहा, तो अगेन हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 9। आप जब इस वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, सही, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सेम एज इट इज 9 भी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली वैल्यू आपकी ए हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी। तो सिंपली ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 और ए माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। इसके फैक्टर्स बन गए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक किससे करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, इससे पहले हमने जितनी भी मिड टर्म ब्रेक करी है ना, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता था, अब यहाँ पे नंबर भी है तो आपने नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस प्लस प्लस। अब आपने क्या करना है, दो नंबर्स को प्लस करना है कि प्लस करने पर मिड वैल्यू यानी 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम प्लस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो आपके पास ऐसे दो नंबर्स हैं 2 और 3। 2 और 3 को प्लस करते हैं 5 आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ, प्लस। पहले तो मैं नंबर्स लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर, हमारे पास कौन से दो नंबर्स थे, 2x और 3x, और लास्ट में प्लस का 3 एज इट इज। पहली चीज ये कि मैंने आपको बताया था कि मिड वैल्यू के साथ जो साइन होता है ना वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ लगता है। तो ग्रेटर वैल्यू 3 है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। अब हमें करना क्या था, हमें करना था प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, माइनस। तो आपने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ प्लस लगाते हो ना तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन हमें क्योंकि प्लस करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ताकि माइनस माइनस वापस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। 2 3 ज़ा 2 प्लस 3 5 हो जाए और 2 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाए, 6 भी हो जाए, सही। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में देखें, आपके पास 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1। मैंने यहाँ 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बच जाएगा, x, और 2x आप पूरा कॉमन ले चुके हैं। तो अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जब एक पूरी टर्म कॉमन लेते हैं ना तो वो वहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हम पूरी टर्म कॉमन ले भी लेते हैं ना तब भी वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर बचता है, और यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1, सही। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है। दूसरा ये कि अगर x वाले टर्म के साथ माइनस होता है ना, हम उसे भी कॉमन लेते हैं, क्यों, ताकि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे x के साथ प्लस है, अगर मैं यहाँ से x के साथ माइनस को कॉमन नहीं लूंगी तो हमें यहाँ पे x के साथ माइनस लिखना पड़ जाएगा, फिर तो हमारे दो ब्रैकेट सेम हो ही नहीं पाएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया। अच्छा, -3 कॉमन लेंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा, x, प्लस में से माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस। क्यों, माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 हम कॉमन ले चुके तो अगेन यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, 1। अब जो सेम ब्रैकेट है अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3, सही। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने HCF निकालना है। HCF का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे अगर आप देखो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 और यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, HCF निकालना बहुत इजी है। सिंपली हमें जो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी ना वो होगी सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाने में। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग इक्वेशन, तो 1 बाय 1 जो है तीनों को अलग अलग से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँ। जब आप 2a स्क्वायर में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज। 8 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 4। किस तरह, 2 4 ज़ा 8, बी स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपके पास दो टर्म्स हो, बीच में माइनस का साइन हो और स्क्वायर लगा हुआ हो, या आप उस टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
यहाँ पर भी सेम एज इट इज आपके पास है, आप इसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे भी, और 4 भी आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर ए पर आएगा ए स्क्वायर, जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा 4, और जब ये स्क्वायर बी पर आएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली टर्म हमारे पास ए हो जाएगी और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बी। आपके पास जो 2 कॉमन लिया था वो एज इट इज चल रहा है। अब a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2b। सही, क्योंकि ये टर्म a है और ये टर्म पूरी टर्म क्या है b है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2b। आंसर सॉरी, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब सेकंड आपके पास क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले देखें कि यहाँ पे इस पूरी टर्म में आपके पास 4 कॉमन है, तो यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, 4ab में से 4 को कॉमन ले लेंगे, सिर्फ क्या आपके पास बच जाएगा ए बी, 24 में से 4 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 4 6 24 बी स्क्वायर। सही, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह हो सकती है, यहाँ पे 4 जो कॉमन हमने लिया था ये तो अब हमारे पास ऐसी जो है वो बाहर चलेगा। अब मिड टर्म ब्रेकिंग यहाँ पे इस तरीके से हो रही है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 6b स्क्वायर को a स्क्वायर से करेंगे, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपने मिड टर्म यहाँ पे क्या है, मिड का नंबर है आपके पास 1, तो ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से, 3 और 2। किस तरह, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 3 2 जा 6। अच्छा, ये हो जाएगा, एक टर्म 3ab होगी और एक टर्म होगी आपके पास 2ab। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइन क्या लगाना है। जो मिड वैल्यू के साथ साइन होगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 3ab है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6b स्क्वायर एज इट इज। देखें, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, वापस आपके पास ए बी आ जाएगा। अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं स्टार्ट की 2 टर्म्स में से और लास्ट की 2 टर्म्स में। तो अब यहाँ पे भी स्टार्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे आपके पास इन दोनों में a कॉमन है, ए स्क्वायर में से a के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, a प्लस 3ab में से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3b। सही, अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन दोनों में माइनस है तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इट मीन्स 2 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे b और यहाँ b स्क्वायर, इट मीन्स b भी आपके पास दोनों में कॉमन है। माइनस कॉमन ले लिया, 2b कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बच जाएगा a, माइनस बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस। कैसे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो सेकंड फैक्टर क्या बचेगा 3, 2 3 जा 6, b स्क्वायर में से एक भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक b बच जाएगा, 4 एज इट इज। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम था हमने इसे अगेन कॉमन ले लिया, a प्लस 3b, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा a माइनस 2b। यहाँ पे 4 को भी उसके फैक्टर में ब्रेक करके लिख लेते हैं। 4 का फैक्टर आपको पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, a प्लस 3b एज इट इज और a माइनस 2b भी एज इट इज। सही, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन भी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन को भी सॉल्व करने से पहले कि देखें कि इन तीनों में भी आपके पास 2 कॉमन है, तो मैं पहले स्टेप में क्या कर रही हूँ, इन तीनों में से 2 को कॉमन ले रही हूँ। जब आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा a स्क्वायर, माइनस 12 में से 2 को कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 6, ए बी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास 8, और b स्क्वायर एज इट इज आएगा। सही, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगेन जो है आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। किस तरह, मिड टर्म ब्रेकिंग के वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर या a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। सही, और यहाँ पे प्लस 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 का 8, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 है। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, ऐसे दो नंबर्स हैं आपके पास 4ab और 2ab। सही, अब किसके साथ प्लस लगेगा और किसके साथ माइनस लगेगा। अच्छा, पहली चीज ये कि हमें प्लस करना है, तो प्लस दो तरीके से होता है, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस।
अब मिड वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगेगा, और क्योंकि हमें प्लस करनी थी टर्म तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो, 4 + 2 6 हो जाए और 4 2 8 भी हो जाए। सही, 8b² आपके पास एज इट इज आ गया। 2 एज इट इज, इन दोनों में देखिए क्या टर्म कॉमन है, a कॉमन है, a² में से a के कॉमन ले लेंगे तो a बच जाएगा सिर्फ, 4ab में से a कॉमन लेंगे सिर्फ क्या बच जाएगा, 4b। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, ab और b² में b कॉमन है, और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि जब आप कॉमन लेने के बाद यहाँ टर्म रखें, क्योंकि इस टर्म के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाए, प्लस आ जाए। 2b कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बच जाएगा, a, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, माइनस, 8 में से 2 कॉमन लेंगे 4, b² में से 1 भी कॉमन लेंगे 1 भी बच जाएगा। 2 एज इट इज, जो सेम ब्रैकेट था उसे अगेन कॉमन ले लिया, a माइनस 4b, यहाँ पे क्या बच जाएगा a, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 2b। सारी इक्वेशंस के फैक्टर्स हमने बना लिए। अब हम HCF लिखते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। HCF आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास तीनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व हुई। सबसे पहले अगर हम नंबर देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 × 2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है, यानी एक जो आपके पास फैक्टर है 2 वो क्या है, हर एक में कॉमन है। सही, अब देखें यहाँ पे a + 2b है, a - 2b है, यहाँ पे क्या है, a - 2b, और यहाँ पे भी क्या है, a - 2b, यानी तीनों में आपके पास a - 2b क्या है, सेम, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आपका HCF, क्योंकि इसके अलावा ना हमारे पास a + 2 भी सेम है, ना a + 3 भी सेम है, ना a - 4 भी सेम है, तो यही आपके पास आपका क्या हो जाएगा, HCF। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर आप लास्ट पार्ट देखें तो आपके पास ये इस टाइप की इक्वेशन है। अच्छा, अगर 4.8 याद हो तो 4.8 में भी इसी तरीके की इक्वेशंस गिवन होती थी और हम उससे फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी आपको इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टर थ्योरम करना पड़ेगा, लेकिन ना ये दो इक्वेशंस ऐसी हैं कि एक तो पहली चीज़ ये कि इन्होंने हमें कहा ही नहीं कि फैक्टर थ्योरम से इसे सॉल्व करना, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और मैथड है, और वो मैथड क्या है। पहली वाली इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले x³ + x² + x + 1। अगर आप यहाँ देखें ना तो क्योंकि 4 टर्म्स हैं तो आप स्टार्ट की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में x³ और x² में दोनों में अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x²। x³ में से x² कॉमन लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, x, और x² में से x² कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। अच्छा, 1 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ये टर्म है ये 0 बचेगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप टेबल्स पढ़ते होते हैं टाइम, तो यहाँ पे भी अगर हमने 1 कॉमन लिया है तो आप टेबल पढ़ोगे, 1 1 जा 1 होगा, यहाँ पे 0 नहीं कर सकते क्योंकि 1 0 जा 0 हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते थे कि जो सेम ब्रैकेट है उसे अगेन कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे दोनों में आपके पास सेम ब्रैकेट x + 1 है, तो यहाँ पे जब x + 1 कॉमन ले लोगे यहाँ पे क्या बच जाएगा, x², और यहाँ से x + 1 कॉमन ले लोगे यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 1। सही है। लेकिन फैक्टर थ्योरम हम सॉल्व कर देना, पहले हमें रिमाइंडर थ्योरम करना पड़ता है, फिर हमें सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ता है, तो एक बहुत लंबा पैटर्न चला जाता है। ये सिंपली इसका क्या कर दिया हमने, शॉर्ट मेथड कर दिया। सेकंड भी फैक्टर थ्योरम के अलावा भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है, x³ + 3x² + 3x + 1। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a³ + 3a² + 3ab² + b³ बराबर होता है किसके, a + b के होल क्यूब। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सही, a + b के होल क्यूब। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये पहली टर्म क्यूब बन जाएगी, दूसरा यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, और b को क्यूब हम इस तरह बना सकते हैं, b³ आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या ये इक्वेशन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रही है। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रही है तो हम डायरेक्टली उसके फैक्टर्स बना लेंगे, वरना फैक्टर थ्योरम से हमें बहुत लंबा मेथड करना पड़ जाएगा। हमें पहले रिमाइंडर थ्योरम करना पड़ेगा, सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा, फिर हम ये वाला स्टेप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे?
यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसे सॉल्व। सबसे पहले ए क्यूब, अच्छा यहीं कर लेते हैं। सबसे पहले आना चाहिए था ए क्यूब, फिर होना चाहिए 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अच्छा ए क्यूब एक्स पे क्यूब ले सकते हैं, जब ये एक्स पे क्यूब लोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। दूसरा जो बी क्यूब चाहिए तो वो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1। 3a² ए की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1। सेम एज इट इज 3a की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1। सही। अच्छा देखें, x का क्यूब x क्यूब, 3x² 1 जा 3x², 1 का स्क्वायर 1, 3x जा 3x, 1 का क्यूब 1। इट मीन्स यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला क्लोज कर सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ गया क्यूब। और क्यूब का मतलब है कि यही ब्रैकेट आपके पास कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। सिंपल। सही। देखिए यहाँ पे सिंपली हमने क्या करा, कॉमन ले लिया स्टार्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से, और यहाँ पे से फॉर्मूले में क्लोज कर दिया a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब HCF देख लीजिए। HCF आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो इनमें आपके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, x प्लस 1, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। बुक में जो है वो x प्लस 1 स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, सिर्फ x प्लस 1।